नमस्कार। मशहूर चीनी ड्रामा यू आर माई डेस्टिनी के इस शानदार एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे आज के शहरी जीवन के अकेलेपन और किस्मत के उस खेल से जुड़ी है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। हम दो ऐसे किरदारों की दुनिया में झांकने वाले हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, मतलब सच में बिल्कुल अलग। लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही स्क्रिप्ट लिख रखी है। और देखिए, ये सिर्फ कोई आम रोमांस की कहानी नहीं है। ये पहचान, खुद की अहमियत और इस बात की एक गहरी खोज है कि जब हमारी बनाई हुई सारी परफेक्ट योजनाएं अचानक फेल हो जाती हैं, तो आखिर जिंदगी हमें किस दिशा में ले जाती है। अच्छा, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। इस सबसे बड़े और बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक ऐसा कर्मचारी जिसे कोई भी कभी भी इस्तेमाल करके किनारे कर सकता है, एक ऐसे जिद्दी और कठोर सीईओ से टकराता है जो बस अपनी शर्तों पर दुनिया चलाता है। ये सिर्फ दो लोगों का मिलना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो दो बिल्कुल अलग सोच और जीने के तरीकों की सीधी टक्कर है। और सच कहूं तो यहीं से इस पूरी कहानी का असली रोमांच शुरू होता है। आइए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, द स्टिकी नोट गर्ल। कहानी की शुरुआत में ही हमारी मुलाकात मुख्य किरदार चेन जैक्सन से होती है, और वो स्टिकी नोट गर्ल वाले कॉन्सेप्ट का एकदम सटीक उदाहरण है। अब ये स्टिकी नोट गर्ल क्या है? ये एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोजीशन है जो दफ्तर के छोटे मोटे कामों के लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जैसे ही काम खत्म, उसे बड़ी आसानी से भुला दिया जाता है। जैक्सन सिर्फ एक आम कर्मचारी नहीं है, वो आज के कॉरपोरेट दुनिया की उस कड़वी सच्चाई का चेहरा है जहां किसी इंसान की पूरी पहचान महज उसकी उपयोगिता तक सिमट कर रह जाती है ना सोचने वाली बात। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जैक्सन अपनी इस हालत से पूरी तरह वाकिफ है। उसका ये स्टेटमेंट सच में दिल तोड़ने वाला है। वो खुद को एक स्टिकी नोट की तरह ही मानती है, जो मददगार तो है लेकिन गैर जरूरी है, और इसीलिए काम निकलने के बाद उसे आसानी से फेंका जा सकता है। ये दिखाता है कि उसे अच्छी तरह पता है कि लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, फिर भी वो इस जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं खोज पाती। जरा उसकी दिनचर्या पर तो नजर डालिए। ऑफिस के साथियों के लिए पैन फ्राइड पोक पन्स खरीद कर लाना, उनके कहने पर डॉक्यूमेंट्स की कॉपी करना, यहाँ तक कि बॉस के सूट को ड्राई क्लीनर्स तक पहुँचाना, मतलब जैसे उसे बस इन्हीं कामों के लिए ही रखा गया हो। ये सब वो बोरिंग और नीरस काम है जो वो सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए करती रहती है। उसका पूरा का पूरा दिन बस इन्हीं कामों में निकल जाता है, और ये साफ तौर पर साबित करता है कि ऑफिस में वो बस एक डिस्पोजेबल सुविधा बनकर रह गई है जिसे जब चाहे इस्तेमाल कर लो। अब कहानी एक एकदम तीखा मोड़ लेती है और हम बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, द डिसाइसिव एग्जीक्यूटिव। यहाँ हमारी मुलाकात होती है वांग जी से। ये भाई साहब जैक्सन के एकदम उलट हैं, एक बेहद ताकतवर और कभी ना झुकने वाले बिजनेसमैन। अगर जैक्सन समर्पण की मूरत है, तो जी पूरी तरह से कंट्रोल का प्रतीक है। एक तरफ चेन जैक्सन का वो दब्बू और हर बात पर सॉरी बोलने वाला स्वभाव है, और दूसरी तरफ वांग जी का क्रूर, सख्त और बेबाक कॉर्पोरेट लीडरशिप। जहां जैक्सन अपनी आवाज उठाने से भी डरती है, वहां जी की एक आवाज से पूरी कंपनी में सन्नाटा छा जाता है। एकदम जमीन आसमान का फर्क। वांग जी ये काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए उसके खुद के ये शब्द ही काफी हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास बिल्कुल शेयर की कीमत की तरह है जो बदलता रहता है। उसने ये बात ख्वानियाओ द्वीप की फैक्ट्री के कर्मचारियों से मोल भाव करते हुए कही थी। ये सीधे सीधे दिखाता है कि इंसानों को लेकर उसका नजरिया कितना ठंडा और लेन देन वाला है। उसके लिए भावनाएं, रिश्ते या पुरानी वफादारी, इन सब का कोई मतलब नहीं। उसके लिए हर चीज महज एक सौदा है जिसमें सिर्फ नफा या नुकसान देखा जाता है। और उसकी इस सोच को ये एक नंबर पूरी तरह से साफ कर देता है, 30। एक रोबोटिक आर्म 1 मिनट में 30 साबुन बना सकती है। बस वांग ज़ुई इसी कठोर गणित पर चलता है। उसकी नज़र में अगर कोई मशीन काम को तेजी से और बिना थके कर सकती है, तो सालों से काम कर रहे पुराने इंसानी कर्मचारियों को रोके रखने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। उसकी दुनिया में केवल और केवल काम की स्पीड और परफॉर्मेंस की कद्र है, इंसानों की बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से पर, प्रेशर्स एंड पार्टनर्स। अब तक हमने इन दोनों के स्वभाव को समझा, लेकिन अब कहानी उस पारिवारिक दबाव की तरफ मुड़ती है जो आखिरकार इन दोनों को एक ही रास्ते पर लाने वाला है। देखिए, वांग ज़ी भले ही अपने ऑफिस में एक तानाशाह हो, लेकिन घर पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। उसकी दादी लगातार उस पर शादी करने और कंपनी के लिए एक वारिस पैदा करने का बहुत ज्यादा दबाव डालती रहती हैं।
ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। एक आदमी जो अपनी कंपनी में एकदम रोबोट की तरह फैसले लेता है, वो अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में पूरी तरह से बेबस महसूस करता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि कैसे ये दोनों ही मुख्य किरदार अपनी रोमांटिक लाइफ में ठगे जा रहे हैं। एक तरफ जियाक्सिन का बॉयफ्रेंड गूची है, जो इतना स्वार्थी है कि बस एक मुफ्त वीआईपी क्रूज ट्रिप के लिए उसका इमोशनल इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी ओर जी की गर्लफ्रेंड आना है, एक बेहद एम्बिशियस बैले डांसर, जिसके लिए जी से ज्यादा पेरिस का करियर मायने रखता है। कैसी विडंबना है ना। जियाक्सिन और जी दोनों ही पूरी तरह से असंतुलित और एक तरफा रिश्तों में बुरी तरह फंसे हुए हैं। अब हम पहुंचते हैं कहानी के चौथे हिस्से पर, द लग्जरी क्रूज कैटलिस्ट। सच कहूं तो असली ड्रामा तो यहीं से शुरू होता है। एक ऐसा आलीशान माहौल जहां ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं एक दूसरे से टकराने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे बनता है। ये टाइमलाइन गलत फैसलों का एक बहुत ही दिलचस्प जाल है। पिछले हफ्ते जियाक्सिन को एक नया क्रेडिट कार्ड मिलता है। कुछ दिन पहले उसका वो स्वार्थी बॉयफ्रेंड गू ची उसे वीआईपी क्रूज बुक करने के लिए बरगलाता है। क्रूज निकलने के कुछ घंटे पहले जी एक बेहद ही भव्य और शानदार मैरिज प्रपोजल की प्लानिंग करता है, और ठीक प्रस्थान के समय आना अपनी व्हाइट स्वान वाली भूमिका के लिए उस ट्रिप को छोड़कर चली जाती है। सब लोग अपनी अपनी चाल चल रहे थे, लेकिन किस्मत कुछ और ही गेम खेल रही थी। तो अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या किस्मत को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है? क्या कोई इंसान हर एक चीज अपने कंट्रोल में रख सकता है? वांग जिएई को 100% यकीन था कि आना को शादी के लिए राजी करने का उसका मास्टर प्लान बिल्कुल काम करेगा। उसने एक एक डिटेल सोच रखी थी, लेकिन उसे ये अंदाजा ही नहीं था कि उसकी ये परफेक्ट योजना तो असल में फेल होने के लिए ही बनी थी। पेरिस में उस बेहद खास व्हाइट स्वॉन बैले रोल का लालच आना को जी से दूर खींच ही लेता है, और नतीजा वो जी को उस इतने बड़े क्रूज शिप पर बिल्कुल अकेला छोड़ जाती है। ये घटना इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि हाँ, आप बिजनेस में तो सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इंसानी चाहतों और किस्मत को किसी भी टाइम टेबल या शेड्यूल में बांधकर नहीं रखा जा सकता, बिल्कुल नहीं। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के आखिरी और 5वें हिस्से पर, द अनप्रेडिक्टेबल नेचर ऑफ फेट। अब हम इस कहानी के सबसे मजेदार और थोड़े अफरा तफरी वाले हिस्से में आ गए हैं। जरा इस पूरी सिचुएशन की कल्पना कीजिए। जियाक्सिन किसी से टकरा जाती और गलती से एक मेहमान के कपड़ों पर सॉस गिरा देती है। इसके बाद होने वाली हड़बड़ाहट में जी की शादी की वो महंगी अंगूठी गलती से पूल में जा गिरती है, और फिर जियाक्सिन अपनी उसी पुरानी लोगों को खुश करने वाली आदत के चलते बिना कुछ सोचे समझे अंगूठी ढूंढने के लिए पानी में कूद पड़ती है। यही वो बेतरतीब और अजीबोगरीब घटनाओं की चेन है जो आखिरकार उस डिस्पोजेबल कर्मचारी और उस अडिग सीईओ को आमने सामने लखड़ा करती है। और जरा सोचिए, पहली मुलाकात पर जी का रिएक्शन क्या होता है? क्या तुम हमेशा दूसरों के काम में इसी तरह टांग अड़ाती हो? ये बात साफ दिखाती है कि कैसे जी शुरुआत में जियाक्सिन की उस मदद को पूरी तरह से गलत समझ लेता है। उसे उस वक्त जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे दोनों असल में एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने वाले कमरों में ही ठहरे हुए हैं, और उनकी किस्मतें हमेशा के लिए एक होने वाली हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब ये दोनों एकदम अलग किरदार एक दूसरे से टकराते हैं, तो इस कहानी के असली मायने सामने आते हैं। खुद की अहमियत समझने का वो गहरा संघर्ष, जिंदगी पर पूरा कंट्रोल होने का वो झूठा भ्रम जिसमें जी रहा का, वो उलझी हुई रोमांटिक टाइमिंग जहां सही लोग गलत वक्त पर मिलते हैं, और सबसे बढ़कर किस्मत का वो अटल दखल जो सब कुछ पलट कर रख देता है। इस पूरी चर्चा को खत्म करते हुए एक विचार जो मन में रह जाता है वो ये है कि जब सावधानी से बनाई गई हमारी सारी योजनाएं ताश के पत्तों की तरह ढह जाती हैं, तो क्या एक अचानक और अनजानी सी मुलाकात आखिरकार किसी इंसान की असली कीमत को फिर से तय कर सकती है? एक स्टिकी नोट गर्ल और एक कठोर सीईओ का ये सफर इसी सवाल का जवाब ढूंढने की एक बेहद खूबसूरत प्रक्रिया है। इस कहानी के इन गहरे पहलुओं को खोलने वाले इस एक्सप्लेनर को आज यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है इस चर्चा ने जरूर कुछ नया सोचने का मौका दिया होगा।